नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में स्टार्ट करते हैं चार्ट्स। चार्ट इसका है जो हम पिछले 5 साल की चार्ट लेके बैठे हैं। आज ये खोजने की प्रयास कर रहे हैं जो आखिर 5 सालों में एक कंपनी है जिसका शेयर की प्राइस 1 रुपए से कम की है, जिसका शेयर की वैल्यू फिलहाल 1 रुपए से कम की है और अपने बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब ये स्टॉक में पिछले 5 साल के चार्ट इसलिए लेके बैठे हैं कि हम ये तराशने की प्रयास कर रहे हैं जो यहाँ पे ब्रेकआउट कब होता है, क्योंकि ब्रेक इन कब हुआ और स्टॉक में जब कभी कुछ नहीं था तो मार्केट में इतनी बड़ी रैली कैसे हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रैली नहीं होना चाहिए, रैली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कि रैली से ही तो पैसे बनते हैं। जब किसी शेयर की कीमत इतना से लेकर बढ़ना चालू हो जाए तो यहाँ तो प्राइस ऑब्वियसली बनेगा, पैसा बनेगा, तो पैसा बने जो कोई खरीदने वाला भी होगा, जिसका पैसा क्या होगा, टूटेगा। तो आखिर इसके साथ सवाल क्या बनती है, हम इसी को तराशने के प्रयास कर रहे हैं, जहां पे करीब करीब ये कह सकते हैं जो करीब 50,000 के आसपास की लिस्टेड शेयर होल्डर की बात कर, जो 30 जून तक के डेटा है। आज के डेटा में तो और कुछ और भी हो सकता है, जहाँ पे पिछले 1 महीने या 6 महीने की चार्ट की आंकलन करके देखें तो स्टॉक जब चलती है तो कहती हैं जो घोड़े की रफ्तार से दौड़ती है, जब गिरती है तो शायद उसी आकलन से धरती पे रेंगती हुई चली जाती है। हम 1 महीने की चार्ट लेके चलते हैं और यहाँ क्या ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ मूव करके बैठा है स्टॉक। तो ऑब्वियसली अभी फिलहाल ये देखा जा सकता है, अभी हम इसको कहते हैं, हम कोई भी ब्रेकआउट बाकी सारी चीज़ों नहीं जानते थे, हम केवल ये कहना चाहते हैं यहाँ पे ये ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर रही है। और इसलिए कर रही है क्योंकि ये अपने 52 डे डे मार्क को टच कर रही है। अब ये भी कई सारे तरीके हैं, 52 डे मार्क देख लीजिए, 7 डे मार्क को देखिए, 100 डे मार्क को देखिए, अलग अलग 200 डे मार्क के हिसाब से देखिए, अलग अलग रूल्स हैं और जो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसमें क्या। मेरा कहना है, मेरा समझना ये था जहाँ पे वॉल्यूम में इतनी बड़ी रैली है, जब स्टॉक यहाँ इस स्टॉक को कहते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग। हम वैसे स्विंग ट्रेडिंग ना सीखते हैं ना सिखाते हैं, वैसे जो देखने को मिलती है ना इस स्टॉक में, वो स्विंग वाली ट्रेडिंग मिलती है। कभी इस बॉटम पे लो और हाई पे बेचो, ऐसी बात वो कहते हैं लोग मार्केट में, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैंने जब भी कोई स्टॉक के लिए स्टडी किया है, लर्निंग किया है, तो मैं कुछ पॉइंट को इसी मार्केट से, जैसे जहाँ पे आप सर्च करते हैं ना, जहाँ पे आप सर्च करते हो वहीं पे हम भी सर्च करते हैं और देखते हैं आखिर बाकी वाले लोगों ने क्या कंटेंट बना रखा है, कंटेंट क्या कहता है, कंटेंट के साथ पिक्चर्स और पिक्चर के साथ और इम्प्रेशंस क्या। दोस्तों मुझे ना पिक्चर बनानी आती है ना इम्प्रेशन बनानी आती है, मैं केवल मुझे लर्निंग करनी आती है, मैं केवल उस पर ध्यान देने वाला हूँ। तो चलिए, जहाँ पे कुछ लोगों की मैंने देखा मैं आपके सामने बताता हूँ। अब आप वैसे गूगल सर्च करते रहते हो, मैं तो कुछ लोगों कहते हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकिंग न्यूज़ है, 200 250 पहाड़ पार हो जाएगी, कोई कहता है कि टारगेट 500 का है और कोई कहता है जो ये तो करीब लाखों में चला जाएगा, ये ऐसा ऐसा आंकड़ा निकल के आता है। आखिर कुछ और कहती है इसको लेकर के, तो चलिए जानते हैं इस स्टॉक, जो स्टॉक के बारे में कह के हम वही पे। कंपनी ग्रीन क्वेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो ऐसा देखने को लगती है कि कंपनी शायद फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है या स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की। वेबसाइट्स पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो कहती है कि ट्रेडिंग का कामकाज शायद देखने को मिलती है, इनका देखने को मिलते हैं, इनके ट्रेडिंग का ही कामकाज है, जहाँ पे इनके पास कुछ बिजनेस के बारे में कुछ कहते हैं। ऐसा कुछ भी आंकलन नहीं कहते कि हम करते क्या, केवल नाम उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज रख दिया। आइए इसी पर एक कड़ी कड़ी को डालते हैं, जहाँ पे हमने कहा कि फिलहाल ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू है 1.5 रुपए का और स्टॉक की वैल्यू 1 रुपए से नीचे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि स्टॉक में भीड़ क्या कहता है अर्निंग के परसेंट। तो जहाँ पे इसकी फेस वैल्यू 1 का, बुक वैल्यू 1 रुपये 47 पैसे का, अर्निंग करता है 8%।
इस 8% अर्निंग के पीछे जो लोगों की भीड़ खड़ी हो रखी है वो 12 गुने की भीड़। यदि सेम चीज से यदि इसकी इसी के अकॉर्डिंग सेगमेंट वाइज सेक्टर वाइज देखें तो ये सेक्टर वाइज कहती है तो यहाँ पे जो भीड़ है वो करीब 23 गुने की भीड़ है और यहाँ पे 12 गुने की। और इसके अकॉर्डिंग ये यदि बढ़ती है, ये नहीं कह रहा हूँ बढ़ने वाली है या बढ़, इसके अकॉर्डिंग यदि बढ़ेगी तो क्या होगा, डबल होगा। मतलब 1 रुपया कितने पैसे, 92 पैसे, 92 पैसे नियरली कह सकते हैं कि 1 रुपये 92, मतलब 2 रुपये से सोचिए ना, सीधे सीधे दो, ये 2 रुपये तक जा सकते, मतलब दोगुना जम। ठीक है, तो दोगुने के बाद की देखा जाए तो हायर टू हायर अभी तक कितना जंप किया था, 1 रुपया 32 पैसे, लोअर टू लोअर 59 पैसे। तो फिलहाल प्राइस के आकलन करके देख लीजिए, आपस में दोनों को प्लस करके डिवाइड करके तो देख लीजिए, आपको बॉर्डर लाइन के बारे में पता चल जाएगा आखिर बॉर्डर लाइन क्या है। अब आते हैं इसकी क्वालिटी को लेकर के, जहां इसके पीछे भीड़ खड़ी हो रखी है खरीदने को लेकर के, जहां क्वालिटी कहता है 0.08 का, तो डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.60 का, जबकि करंट रेशियो कहता है 3.54। आखिर ये पार्ट जो है वो पार्ट है एक पीएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी हुआ उसमें नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर दीजिए तो अपने पास ये रिजल्ट निकल। अब हम इन दो चीजों को जानेंगे, जो क्या है पता है, जो बैलेंस शीट की फिगर, केवल ये समरी डेटा है ना, इसके पीछे जाएंगे आखिर यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन क्या किया। यहाँ पे देखें तो फिलहाल की हम बात नहीं करते हैं, इसका पूरे हिस्टोरी और स्टोरी भी देख। यहाँ पे देखें, एक वो पार्ट है जो कि अपने इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से क्या करेगी, इसको प्रेशर बनाएगी। एक वो पार्ट है जो पार्ट सेल्स बुक करती है, इसमें उधार में, उधार में सेल्स बुक करने के बाद इसमें रिस्क क्या कहता है वो जानेंगे। इसीलिए हम इस चीज को जानेंगे, हम इसको कहते हैं R2R की बात, जहाँ पे हम रिस्क रिकंसिलिएशन टू रिस्क भी जानेंगे और साथ में रिस्क टू रिटर्न भी जानेंगे। यहाँ पे आरओसी की बात करती है 4% के आसपास, आरओई की बात करती है करीब 2%। जहाँ पे प्रमोटर्स कुछ है नहीं, अक्सर देखने को मिलती है जो कंपनी फुल्ली मार्केट में पे नहीं कहती है 1% 2 रुपए से नीचे, अब कोई मार्केट में होता ही नहीं है, प्रमोटर्स आके प्रमोटर करते क्या। अब मार्केट में मार्केट क्या कहता है 35 करोड़ का, अब 35 करोड़ जैसे आप देखें तो मुझे लगता है कि ये कैप्चर किया, मैं वर्ड यूज करता हूँ कैप्चर्ड किया जा सकता है, बहुत आसान है। चलिए इसके पीछे हम जानते हैं, कंपनी 1993 में कंपनी बनी थी और इसका कामकाज देखने को लगा कि बिजनेस ऑफ द फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड द शेयर एंड सिक्योरिटीज। मैं पहले समझा इनका कामकाज स्टॉक मार्केट में ही होगा, तो जब स्टॉक मार्केट में शेयर ब्रोकर ही हैं तो इनका क्या कामकाज चलता है, इन्वेस्टमेंट चलता है, इसके लिए हम डीपली जानने वाले हैं। और चलिए डीपली की तरफ जाते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे हमारी एक पता है क्या होता है, एक मोटिवेशन हमारी इंक्रीज होती है। चलिए हमारे पास कुछ व्यूअर्स हैं और व्यूअर्स हमारे पास ये अपनी वैल्यूबल्स फीडबैक भी हमारे पास, जहाँ पे पीयर्स में बजाज फाइनेंस से कंपेयर, मुझे लगता है कि छोड़िए ना, इसको कंपेयर करना उचित ही नहीं लगता मुझे, क्योंकि इतनी छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी एक चूहा को हाथी से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर तो आप कर देंगे, लेकिन एक भारी भरकम रहेगा, एक छोटा सा रहेगा, तो इससे अच्छा कंपेयर ही मत कीजिए। अब आते हैं क्या है इसकी स्टॉक में क्या ऐसे पोटेंशियल बनी, क्या ऐसे मार्केट में स्ट्रेटजी बन रही है जैसे स्टॉक में खरीदारी बनती है। तो देखिए यहाँ पे बात करूं तो जून टू जून की डेटा कहती है करीब 7 करोड़ से 21 करोड़ हो, मतलब कितना 3 टाइम्स बढ़ गई, और पिछले पीरियड से भी करीब करीब 2.5 गुनी बढ़ गई। अब ये बढ़ गए तो चलिए अच्छी बात है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कहती है 28% आसपास थी, जो कि 20% में लुढ़क की हुई, लुढ़क के 20% हो गई। तो नेट प्रॉफिट की कहती है 1 करोड़ 16 लाख, और ये कहता है 2 करोड़ 70 लाख, जबकि पिछले पीरियड में करीब
कितने का? 7 करोड़ के आसपास नुकसान था। और इससे पहले कभी भी नुकसान देखने को नजर नहीं आई, जबकि इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, जो है वो कारोबार से ही आ रहा है, चाहे वो 1 करोड़ आए या 2 करोड़। चलिए एक 2 करोड़ की बात है को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम इसको आकलन करेंगे। उससे पहले यदि हम इसकी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का कंपेयर करके देखें, तो कहती है 84% की रेवेन्यू गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो प्रॉफिट जो एक्सपेंसेस पार्ट था वो 847% गिर जाती है। जब गिरती है तो इसकी वजह से नेट इनकम 327% और नेट मार्जिन करीब करीब 2500% की गिरावट दर्ज कर। चलिए गिरावट तो दर्ज कर लिया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या संकेत देता है? इसके बारे में संकेत देता है जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जो सोर्सेस ऑफ इनकम रहा है वो लगातार बढ़ा है खुद की कारोबार से। 24 करोड़ से 39 करोड़ हो जाता है। जबकि ये भी देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरा, मतलब आपने सेल्स तो बढ़ाया, लेकिन सेल्स बढ़ाने के क्रम के कंपेरिजन की वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या किया, बढ़ा दिया, जिससे ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, अपने इन आपने सेल्स तो अच्छी तगड़ी कर लिया, दिखाया हमने सेल्स काफी तगड़ा किया। और जब सेल्स तगड़ा किया तो प्रॉफिट की परसेंटेज भी देखना चाहिए, इसीलिए परसेंटेज देखे तो ये क्या हुआ, गिर गई, धराम से गिरी। तो परसेंटेज के बारे में भी ये कहती है जो नियरली रिवेन्यू करीब 61% की जंप तो कर गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसी के बिहाब से 281% 283% जंप कर जाती है। और नेट इनकम बाकी सारी चीज में 15% से लेकर के 47% तक की गिरावट चली जाती है, जो कि इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता नजर आता है। हमेशा परसेंटेज को बिल्कुल आकलन करना चाहिए, इसलिए हम हमारी लंबी वीडियोस होती रहती है, कोई बात नहीं चलती है, क्योंकि हमें एक एक चीज को जानना है। हम कोई टिप्स तो ऐसा कोई टिप्स वाला फंडा हमारे पास नहीं है, ना टिप्स का फंडा है, ना हमारे पास ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको मैं टिप्स दे। आइए इसको भी जानेंगे, आखिर जो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया उसके पीछे कुछ कारण भी है। देखिए इसके लिए हमें बैलेंस शीट की फिगर को जानना पड़ेगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, R2R की हमने बात किया, रिस्क टू रिकंसिलेशन करेंगे और रिस्क टू रिटर्न देखेंगे आखिर क्या है। तो पहले हम रिस्क टू रिकंसिलेशन देखते हैं। तो रिकंसिलेशन इज द फर्स्ट पार्ट फॉर द बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स कहती है इसको लेकर के, जो 24 करोड़ के बजाय 32 करोड़ हो गया, मतलब ये कर क्या रही है, अब इसका यूज क्या कर रही है, ये मुझे समझना चाहिए। ठीक है, देखिए इनके पास कुछ बोरोइंग्स था नहीं, अब 12 करोड़ से 24 करोड़, 24 से 32। अब इसका यूज की बात करेंगे, यूज क्या करी, क्या इन्होंने सारा के पैसा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए लिया है, शेयर खरीदने बेचने को लेकर के, या कोई और कामकाज को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखने को मिलती है यही बात, इनका फिक्स एसेट्स कुछ है नहीं। फिक्स एसेट्स में नील बट्टा नील पड़ा हुआ, 4 लाख का फिक्स, मतलब क्या होगा पता है, कुछ ऑफिस की फर्नीचर्स और फिक्चर्स होंगे, टेबल चेयर और बेंच डेस्क। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जबकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, तो इनकी बाकी सारे पैसे अदर एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये अदर एसेट्स क्या कहता है इसको लेकर, तो कहती है इनकी ट्रेड रिसीवेबल भी 2 करोड़ का है, इन्वेंट्री, अच्छा ये अच्छा 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 अच्छा, वेट वेट, अब मुझे यहाँ पे एक देखिए, कुछ बैलेंस शीट जब समझते हैं, जब जान इंटर करते हैं ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं जहाँ पे हमें कुछ रुकना होता है। पता है क्यों रुकना है? कंपनी क्या करती थी, कंपनी कहती है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस के लिए इन्वेंट्रीज क्या हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्वेंट्रीज क्या है 19 करोड़, कोई किट रखा हुआ है क्या, कोई पेपर रखा हुआ है क्या, पता नहीं। जबकि अदर साइड ये भी कहता है कि इनके पास मार्केट में रिसीवेबल्स भी हैं 2 करोड़ का, 2 करोड़ का रिसीवेबल से हम रिस्क को जानेंगे।
और यहाँ पे हमने इम्पैक्ट को जानेंगे। आखिर पहले तो हमारे पास ये अब निकल के आती है इन्वेंटरीज क्या है, अर्थात इनका कारोबार ये नहीं है, कारोबार कुछ और करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं सामानों का लेकर, गुड्स को लेकर। अब आते हैं इसको, हम 2 करोड़ के आंकलन से देखिए तो टोटल प्रॉफिट कमाती है कंपनी 1 करोड़ का, 2 करोड़ का उधार पड़ा हुआ है। वो उधार पड़ा है तो इसके पीछे रिस्क क्या कहते हैं भाई, स्टॉक मार्केट में कौन से रिस्क वो होता है, उधार होता है। अच्छा, 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 ये कहते हैं हमारे पास 15 दिन में पैसे आते हैं। चलिए, यहाँ तो कोई रिस्क ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, ये हाई रिस्क पे तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज अब जो बुक्ड किया हुआ प्रॉफिट है उसके बेसिस पे 100% का है, बेसिस पे 100% कहता है। तो इसका भी अवलोकन करते हैं, जो बैलेंस शीट के बारे में इसमें क्या तो कहती है, जो कैश और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट था वो उन्होंने 122% की उछाल कर दी है। इसके अलावा यदि नेट एसेट्स की बात करें तो 18% बढ़ती है, और लाइबिलिटी करीब 53% बढ़ जाती है। मतलब एक कम और लाइबिलिटी ही ज़्यादा, मतलब सिर पे बर्डन ज़्यादा लेके बैठी है। और लाइबिलिटी कुछ एसेट्स कुछ क्रिएट नहीं किया है, एसेट्स तो है लेकिन क्रिएटेड नहीं है, कोई फिक्स एसेट्स देखने को नजर नहीं आती, कोई बड़ी सी इनके पास एसेट्स देखने को नजर नहीं आती। आइए इसके हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखें। हिस्टोरिकल डेटा कहती है कुछ सालों का डेटा, और वो ये कहती है कि पिछले 3 साल में 118% तक की सेल्स इंक्रीज किया, और प्रॉफिट भी करीब करीब कहते हैं कि 3 साल में 30%, और लास्ट 12 महीने में 70% हम टच कर गए। स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है कि हम 40-48% तक टच करते नजर आए, जबकि रिटर्न इक्विटी की बात तो करना ही लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि वो 2% और 2% से नीचे ही आकलन करके दिखाता है। आइए इसको उस तरफ हम सेंटीमीटर की तरफ चलते हैं, 2-3, जहाँ पे लगातार एक दिन स्टॉक में क्या होती है, अपर सर्किट, एक दिन लोअर सर्किट, वॉल्यूम कई बार गुना जंप होती है, एक दिन लोअर सर्किट एक दिन अपर सर्किट, क्या करती है, वॉल्यूम मोर देन लोअर सर्किट अपर सर्किट। सोचने वाली बात है, पैसा कौन कमा रहा है, पैसा किसके पास जा रहा है, ये तो आपको देखना है। यदि आप इन्वेस्टेड हैं तो समझना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है स्टॉक को लर्निंग करना, जो क्या क्या इनकी इम्पैक्ट, क्योंकि हमें सेगमेंट वाइज पता नहीं चला आखिर कंपनी करती क्या है। यदि स्टॉक मार्केट में कंपनी कंपनी पर इनके पास इन्वेंट्री कहाँ से है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं इसके कुछ अपडेट की तरफ। आते हैं यहाँ पे सेंट, और यहाँ पे 2022 के बाद कोई भी स्प्लिट की बात, और ऐसी कंपनी 22 अपने स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, ये मुझे समझ। फाइनेंशियल में देखा जाए रिजल्ट को, और रिजल्ट में सेगमेंट वाइज कुछ है कि नहीं है, क्या है वो, कुछ है नहीं। रियल रियल का रिटर्न की बात कर रहे हैं क्या, हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और ये एनुअल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हम अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसा डेटा लिखने को नजर नहीं आती है क्या, 23-24 के बाद कोई डेटा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कहती है जून तक का डेटा अपडेटेड है, जून 24 तक का डेटा अपडेटेड है, और ये कहती है यहाँ पे 23-24 के बाद कोई डेटा ही नहीं है। बड़ा अजीबो गरीब चीज़ें निकलती हैं, हम क्या करें, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर हम लर्निंग कर रहे हैं, और जो आपके वैल्यूबल कुछ निकलती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आइए, जो मेन पर्पस था शेयर होल्डर वो लेकर के वहाँ, इस कंपनी में नियरली शेयर होल्डर की बात करें तो 50,000 के आसपास के लिस्टेड लोग हैं, जो लगातार बढ़ी है। पहले 30,000 थे, 9,000 थे, यहाँ से ये 9,000 से सीधे 30,000 होते हैं, और 30,000 से आज के टाइम 45 से 50,000 की लिस्टेड क्या हैं, शेयर होल्डर हैं, लिस्टेड होल्डर की बात कर। आखिर यहाँ पे है तो क्या है, प्रमोटर अपनी पोजीशन नियर अबाउट उसने के पास है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो लोग हैं, इंडिविजुअल से ज़्यादातर देखने को मिलता है विक्की मोदी, ये मोदी फैमिली के, हम लगता है कि मोदी 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 के अलावा कुछ और भी नाम है, ज़्यादातर मोदी देखने को मिला। और यहाँ पे
करीब 45,000 लोग इन्वेस्टेड हैं एज ऑन द 30 जून की डेटा की वजह से बात कर रहा हूँ। तब इनके पास चार्ट क्या कहती है, तो चार्ट में लगातार कई वर्षिंग वाली पोजीशन बनती है। जब भी जिन लोगों ने बॉटम पे लिया उनके पास तो तगड़ी प्रॉफिट बनी, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया जब मार्केट चली उनके तो लॉस प्रॉफिट होती गई, होती गई, और यहाँ पे फिर प्रॉफिट हुई। फिलहाल ये देखा जा सकता है, तो फिलहाल की बात करूँ तो स्टॉक को ये अपने मूविंग एवरेज के आसपास टिकी है। पहले भी टच किया था, पहले भी टच किया था, तो मूविंग कह सकते हैं ये यहाँ पे मूविंग एवरेज यदि यहाँ के आसपास से टच कर रही है तो यहाँ एक बेस बना सकती है, और यदि बेस बनाती है तो थोड़ा सा फिर उछल सकता है, अदरवाइज तो इनका सिलसिला ऐसे ही आकलन से चलती नजर आती है, कई प्रॉफिट कभी लॉस। अब इसके बारे में एक नज़र डालिए, एज ऑन टाइम में अपने निवेशकों को दिया क्या, जो 40-50 हजार लोग थे उनको एक महीने में 2% की उछाल, 6 महीने में करीब 12% की नुकसान, एक साल में देखने को मिलती है करीब 45% की उछाल, और 5 सालों में 11% की गिरावट देखने को बनी है, क्योंकि इसकी टाइम ये थी कहती थी, और यहाँ से इसकी परसेंटेज ये कहता है, और ये कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। कंसोलिडेट किया था, और कंसोलिडेट यदि दोबारा करता है तो मार्केट थोड़ा सा और हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है पहले से कंपेरेटिव टू। ये कहती है कि इनके बुक वैल्यू करीब अभी भी अंडर वैल्यूड है। बाकी सारी चीज़ों आप यहाँ पे आंकड़ों करके देख सकते हैं, इंप्रूवमेंट की बात करती है रेवेन्यू को लेकर के। ये आज की स्टॉक लर्निंग होने जाना, और 100% ये पब्लिक के पास ही ऑलमोस्ट बनी हुई है स्टॉक। तब तक के लिए धन्यवाद, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंपनी के साथ, नए एस्पेक्ट के साथ, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास कोई टिप वाली कोई बात है नहीं, ना कोई हम टिप्स की बात करते हैं, ना हमारे पास कुछ ऐसा होता है। हम केवल और केवल एक ही चीज जानते हैं जिसका नाम है लर्निंग। लर्निंग एज ए लर्नर, एज ए लर्नर हम इसको जानने की प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।